नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं धनेश्वर प्रसाद, शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल सेमरा कला भोपाल से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 कंपनी का प्रारंभ या कंपनी की स्थापना। अध्याय 7 कंपनी की स्थापना। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रवर्तन से आशय। प्रवर्तन कंपनी निर्माण प्रक्रिया की वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मस्तिष्क में विशिष्ट विचारों के बीज अंकुरित होते हैं। अर्थात कंपनी को जन्म देने के पूर्व की सोच या पूर्व की प्रक्रिया प्रवर्तन कहलाती है। मतलब अपने अंदर सोच जो आई कि हमें कंपनी बनाना है और उस कंपनी के निर्माण करने के पश्चात उसको अस्तित्व में लाने तक की जो क्रिया होगी या प्रक्रिया होगी वो प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे। इन विचारों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं के साधन, बुद्धि एवं प्रभाव से कंपनी के निर्माण की योजना बनाना, निर्माण हेतु विशेषज्ञों की सलाह लेना, व्यवसाय हेतु भूमि, भवन, मशीन, श्रम, पूंजी, परिवहन आदि समस्त सुविधाओं को विचार में रखता है। इन समस्त कार्यों के सामूहिक रूप को प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रवर्तन समझ में आ गया बच्चों, इसे आपको नोट करना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रवर्तक का आशय। देखिए, प्रवर्तन वो क्रिया है और प्रवर्तन कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रवर्तक से आशय या प्रवर्तक का आशय। कंपनी निर्माण में प्रवर्तन प्रथम स्थिति है। इसमें व्यवसाय के सुअवसरों को व्यवहारिक रूप प्रदान करके एक स्वरूप प्रदान करना शामिल है। ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा एक कंपनी कंपनी स्थापना की दशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें कंपनी का प्रवर्तक कहते हैं। मतलब उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि कंपनी के बारे में सोचना और उसे अपनी सोच के अकॉर्डिंग वैधानिक स्थिति देते हुए उसे अस्तित्व में लाने तक की जितनी भी क्रियाएं होंगी वो समस्त क्रियाएं प्रवर्तन और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। अब प्रवर्तक के कार्य आइए पढ़ते हैं। एक कंपनी का प्रवर्तक निम्नलिखित कार्य करता है। पहला कार्य, कंपनी निर्माण की कल्पना। प्रवर्तक सोचता है कैसे करना है, कंपनी बनाना है, किसकी कंपनी बनाना है, कितनी बड़ी कंपनी होगी, कितनी, बहुत सारी बातें उसकी कल्पना में रहेगी। दूसरा बिंदु प्रवर्तक करता है प्रवर्तन हेतु योजना बनाना। पहले सोच रखेगा, उसके बाद उस सोच को साकार करने के लिए योजना तैयार करेगा। तीसरा है समस्याओं पर विचार विमर्श करना। अब योजना तैयार करते समय उसे कुछ समस्या आएंगी तो उन समस्याओं पर विचार विमर्श। निदेशकों की खोज, वो निदेशकों की खोज करेगा, उसमें जो अधिकारी गण होंगे उनकी खोज करेगा। प्रारंभिक संविदा करना, प्रारंभिक संविदा करना। इसके पश्चात कंपनी का नाम, पूंजी व उद्देश्य निर्धारित करना।
कंपनी का नाम क्या होगा, उसकी पूंजी कितनी होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, ये निर्धारित करें। इसके पश्चात भूमि, भवन व मशीन की व्यवस्था करना। प्रवर्तक ही भूमि, भवन, मशीन की व्यवस्था करेगा। किस जगह पे कंपनी का निर्माण होगा, कंपनी कितनी बड़ी बिल्डिंग में कार्य करेगी या कितने बड़ी बिल्डिंग में उस कंपनी का कार्यालय होगा, उस कंपनी के कारखाना होंगे, कारखाने में कितनी मशीनें होंगी, इन सब की व्यवस्था करना। आवश्यक प्रलेख तैयार करना। कंपनी निर्माण हेतु जो आवश्यक प्रलेख होंगे ये भी प्रवर्तक निर्माण करता है। पंजीकृत कार्यालय का निर्धारण करना। प्रवर्तक यह निर्धारित करता है कि पंजीकृत कार्यालय कहाँ होगा। और अगला, बैंकर्स, दलाल, लेखा परीक्षण, अंकेक्षक, सचिव आदि की नियुक्ति। न्यूनतम अभिदान राशि एकत्रित करना। प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करना। जो शुरुआती तौर पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे कंपनी के निर्माण से संबंधित, उन सारी व्ययों को प्रवर्तक स्वयं वहन करता है, उठाता है। वित्त व्यवस्था करना। वित्त की व्यवस्था, कंपनी में वित्त कहां से आएगा, धन कहां से आएगा। शेयर बाजार में सूचीयन करना। आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। निगमन का मतलब बच्चों समामेलन, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रवर्तक का ही ये काम होता है कि कंपनी का व्यापार प्रारंभ करने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे, उसके पश्चात ही कंपनी अपना कार्य शुरू कर सकती है। कंपनी का समामेलन अर्थात पंजीयन। समामेलन कंपनी के निर्माण की दूसरी सीढ़ी है। इसे पंजीयन भी कहा जाता है। प्रवर्तक को कंपनी का पंजीयन कराने के पश्चात निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। कंपनी के निगमन समामेलन हेतु आवश्यक प्रलेख, मतलब कंपनी के समामेलन हेतु जो प्रलेख तैयार किए जाते हैं, आवश्यक प्रलेख जो हैं वो निम्नानुसार हैं, इस प्रकार हैं, इन्हें आप नोट करिए। पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, निवेशकों की सूची, निदेशकों की लिखित सहमति, अनुबंध पत्र, आवश्यक शुल्क, वैधानिक घोषणा, फीस भुगतान की रसीद इत्यादि। पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे कंपनी का संविधान भी कहते हैं, क्योंकि यह कंपनी की आधारशिला है। अतः इसके बिना कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रलेख में परिवर्तन सरलता से नहीं किया जा सकता। यह कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और इसे कंपनी का संविधान भी कहते हैं, जैसा कि अभी अभी मैंने पढ़कर सुनाया। और इसमें ना बच्चों परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रलेख को खूब अच्छे से सोच विचार बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इस प्रलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें, अर्थात पार्षद सीमा नियम में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है बच्चों कि पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बातें लिखी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको इसको तैयार करना है, आप इसको नोट करिए। आवश्यक प्रलेख पार्षद सीमा नियम में लिखे जाने वाले नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य, ये इतने महत्वपूर्ण बातें, प्रमुख बातें इस सीमा नियम के अंतर्गत लिखे जाते हैं। पहला है नाम वाक्य।
आइए अब हम जानते हैं नाम वाक्य में के अंतर्गत क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है। कंपनी का नाम केंद्र सरकार द्वारा अवांछनीय न हो, भ्रामक न हो, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड और अंशों द्वारा सीमित कंपनी को लिमिटेड शब्द नाम के आगे लिखना अनिवार्य होता है। कंपनी का नाम रखते समय प्रवर्तक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि कंपनी का नाम किसी अन्य कंपनी, किसी अन्य संस्था से मिलता जुलता ना हो। दूसरी चीज, भ्रामक ना हो, अर्थात लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः इन सब बातों को अवश्य ध्यान रखें। और एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे तथा एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी को लिमिटेड शब्द नाम के आगे लिखना अनिवार्य होता है। तो नाम वाक्य समझ में आ गए बच्चों। इसके बाद आते हैं उद्देश्य वाक्य। कंपनी अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से इस वाक्य के अंतर्गत लिखती है। यह सीमा नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य होता है। इसमें कंपनी के उद्देश्य की जानकारी क्रमवार दी जाती है। कंपनी अधिनियम 1956 में उद्देश्य को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला मुख्य उद्देश्य, दूसरा अन्य उद्देश्य। अगला जो वाक्य है वो है स्थान वाक्य। कंपनी इस स्थान वाक्य के अंतर्गत इस वाक्य में कंपनी को उस राज्य का नाम लिखना होता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होता है। जैसे कोई नीरज कंपनी है, मैंने एक उदाहरण लिया, वो अपना स्थान वाक्य में कैसे लिखेगी वो इस तरह से मैंने इसमें दिखाया है स्लाइड में, आप उसे देखिए। नीरज कंपनी लिमिटेड का रजिस्टर्ड कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होगा। ठीक है। दायित्व वाक्य, यह वाक्य कंपनी के सदस्यों के दायित्वों को प्रदर्शित करता है। सदस्यों का दायित्व असीमित होने पर इस वाक्य का कोई महत्व नहीं होता, किंतु सदस्यों के दायित्व सीमित होने पर इसका उल्लेख करना अनिवार्य होता है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा इसे, आप अच्छे से सुनिए। यह वाक्य कंपनी के सदस्यों के दायित्वों को प्रदर्शित करता है। सदस्यों का दायित्व असीमित होने पर इस वाक्य का कोई महत्व नहीं होता, किंतु सदस्यों के दायित्व अगर सीमित हैं तो इसका उल्लेख इस वाक्य के अंतर्गत करना अनिवार्य होता है। पूंजी वाक्य, असीमित दायित्व वाली कंपनी को छोड़कर अन्य सभी अंश पूंजी वाली कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख होना आवश्यक है कि कंपनी की कुल चुकता पूंजी कितनी होगी और वह कितने रुपए के अंशों में विभक्त होगी। पूंजी वाक्य में स्पष्ट रूप से प्रवर्तक को यह दर्शाना अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला है संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। एक सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 एवं निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न वाक्य लिखा जाता है। देखिए, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी आप बोल सकते हैं। निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्ति और सार्वजनिक अर्थात सार्वजनिक कंपनी में, सरकारी कंपनी में कम से कम 7 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्न वाक्य होने चाहिए। ये वाक्य इस तरह से है, हम निम्न व्यक्ति, उन 7 व्यक्तियों के नाम सरकारी स्थिति में, और अगर प्राइवेट है तो 2 व्यक्तियों के नाम, जिनके नाम व पते निम्नानुसार हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि हमारे व्यवसाय का निर्माण पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में हो जाए और हम अपने नाम के सम्मुख दर्शाए अंशों के मूल्य की पूंजी लेना स्वीकार करते हैं। ठीक है। मतलब वो सदस्य होंगे, वो व्यक्ति जिनके इसमें नाम होंगे, हस्ताक्षर किए होंगे,
तो उन्हें अंश लेना अनिवार्य है, अर्थात पूंजी का कुछ हिस्सा उन्हें लेना अनिवार्य है। पार्षद अंतर नियम कंपनी का दूसरा प्रमुख प्रलेख, कंपनी का जो दूसरा प्रमुख प्रलेख है वो है पार्षद अंतर नियम। यह कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रमुख प्रलेख होता है। इसमें कंपनी की आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को स्पष्ट किया जाता है। कंपनी में विभिन्न अधिकारी, निदेशक, अंकेक्षक, सचिव, प्रबंधक आदि कार्य करते हैं। इनके अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, पारिश्रमिक, कार्यक्षेत्र आदि की विस्तृत जानकारी इस प्रलेख में होता है। यह कंपनी अधिनियम तथा सीमा नियम के अधीन होता है। देखिए बच्चों, पार्षद सीमा नियम जो होता है वो बाह्य रूपरेखा के रूप में आप उसे समझ सकते हैं। पार्षद अंतर नियम जो है वो आंतरिक क्रिया, आंतरिक रूपरेखा, अंदर की समस्त बातों से संबंधित होता है, ऐसा मान सकते हो आप। क्योंकि इसमें अंदर के जितने भी कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी, निदेशक, अंकेक्षक, सचिव, प्रबंधक इत्यादि जितने भी इनके बारे में विस्तृत जानकारी या इनके कर्तव्य, अधिकार, दायित्व इनके बारे में जानकारी रहती है। इसलिए इसको कहा जाता है पार्षद अंतर नियम। क्या इसे तैयार करना आवश्यक होता है? दूसरा बिंदु जो है पार्षद अंतर नियम, इसके बारे में कभी कभी ऐसा आता है प्रश्न कि अंतर नियम तैयार करना आवश्यक होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा या आपको उत्तर देना होगा, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए ये बनाना आवश्यक नहीं होता। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है और एक घोषणा द्वारा यह बताना होता है कि यह अधिनियम तालिका अ को अंतर नियम के रूप में स्वीकार करती है, जबकि अन्य कंपनी की दशा में अंतर नियम बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, समझ गए इसे? अब आइए आगे, अंतर नियम की विषय सामग्री। देखिए अंतर नियम के अंतर्गत क्या क्या होगा, कैसा होगा, ये विषय सामग्री हम पढ़ेंगे। तालिका अ के नियम, अंश पूंजी, अंशों का विभाजन, अंशों के प्रकार, अंशों का आवंटन विधि, याचना संबंधी नियम, हरण व पुनर्निर्गमन की विधि, अंश पूंजी में कमी व वृद्धि, ऋण लेने, संचय व कोषों संबंधी नियम, लाभों का वितरण व पूंजीकरण, अंकेक्षक की नियुक्ति व उसका पारिश्रमिक, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक आदि के अधिकार संबंधी विवरण, निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, अधिकार व कर्तव्य आदि, सचिव के संबंध जानकारी, सचिव के संबंध में जानकारी, सार्वमुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम, लेखा पुस्तकों का रखरखाव का ढंग, सभा की कार्यवाही व सूचना संबंधी नियम, प्रस्ताव संबंधी नियम, सदस्यों के अधिकारों का वर्णन, कंपनी के समापन संबंधी नियम, सभा के मतदान की विधि, पंच निर्णय संबंधी नियम, कार्यालय के संगठन व विस्तार संबंधी नियम इत्यादि। और भी बहुत सारी है, मैंने आपको स्लाइड्स के माध्यम से थोड़ा ही बताने की कोशिश की, किंतु आप इतना समझ जाइए कि अंतर नियम के अंतर्गत कंपनी के अंदर के समस्त कार्यविधि, कार्य करने वाले व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, उनके अधिकार, कर्तव्य, इनके बारे में समस्त जानकारी होती है। तीसरा प्रमुख प्रलेख होता है प्रवितरण। एक सार्वजनिक कंपनी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। देखिए यहाँ दो कंपनी की बात हो रही है, एक सार्वजनिक और एक निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, है ना। तो जो सार्वजनिक कंपनी होगी उसे पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन जैसे ही उसका होता है उसके पश्चात उसे पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो वह जनता को आमंत्रित करती है। इस आमंत्रण हेतु कंपनी की एक संक्षिप्त जानकारी जनता को प्रेषित करनी होती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकार अंशों व ऋण पत्रों हेतु आमंत्रण पत्रों के साथ कंपनी के संक्षिप्त जानकारी का मिला जुला रूप प्रविवरण कहलाता है। प्रविवरण का एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो बच्चों, एक शादी का कार्ड होता है कि किस तारीख को कौन सा फंक्शन अरेंज है, किस तारीख को कौन सा, कब, कितने बजे, किस स्थान पर। ठीक उसी प्रकार से प्रविवरण भी होता है कंपनी की उसी तरह की जानकारी, जिस जानकारी को लेकर के लोग उस अंशधारी बनने के लिए तैयार होंगे। बहुत सारी चीजें होती है उसमें लिखी हुई होंगी, जिसके आधार पर आप उस कंपनी में जुड़ना चाहेंगे, तो वो सारी बातें उसमें स्पष्ट रहेंगी, तो वो प्रविवरण कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं इसे पढ़ूंगा। प्रविवरण: एक सार्वजनिक कंपनी की पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस हेतु जनता को आमंत्रित किया जाना होता है। इस आमंत्रण हेतु कंपनी की एक संक्षिप्त जानकारी जनता को प्रेषित करनी होती है। इस प्रकार अंशों व ऋण पत्रों हेतु आमंत्रण पत्रों के साथ कंपनी की संक्षिप्त जानकारी का मिला जुला रूप प्रविवरण कहलाता है। प्रविवरण में लिखी जाने वाली बातें। अब आइए पढ़ते हैं प्रविवरण में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। कंपनी के उद्देश्य, सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम व पते, अंशों के संबंध में पूर्ण जानकारी, निदेशकों व प्रबंध निदेशकों का पूर्ण विवरण, अभिगोपकों के नाम व उनकी आर्थिक दशा का विवरण, अंकेक्षकों का विवरण जैसे नाम व पते। क्रय की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, विक्रेताओं के नाम व पते, प्रत्येक महत्वपूर्ण संविदाओं की तिथि व उनके पक्षों के नाम व पते, प्रवर्तकों को प्रदत्त लाभ की राशि, प्रारंभिक व्ययों की राशि का उल्लेख एवं समस्त जानकारी संक्षिप्त में। इस प्रकार से हमारा ये कंपनी का प्रारंभ चैप्टर आपको मैंने अभी बढ़ाया, समझाने की कोशिश की, समझाया। पुनरावृत्ति, हम इस अध्याय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या जाने आज। कंपनी प्रवर्तन से आशय, प्रवर्तक से आशय, प्रवर्तक के कार्य, समामेलन से आशय, कंपनी समामेलन हेतु आवश्यक प्रलेख, सीमा नियम, अंतर नियम और प्रविवरण। ठीक है बच्चों, इन बिंदुओं को हमने आज जाना। अब आइए हमारे इस अध्याय के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्न के बारे में चर्चा करें। उन प्रश्नों को आप नोट करें और जो मैंने भी आपको पढ़ाया उसके अंतर्गत आप इसे तैयार करेंगे। ठीक है ना। पहला प्रश्न, कंपनी के प्रवर्तन से क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, कंपनी के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, प्रवर्तक किसे कहते हैं? प्रवर्तक किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, प्रवर्तक के कौन कौन से कार्य होते हैं बताइए। मतलब एक प्रवर्तक कौन कौन से कार्य करता है वो आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, कम से कम 5 या 7 तो आप कर ही लो। मैंने बहुत सारे कार्य बताए हैं, उन कार्यों में से जो सरल लगे सीक्वेंस में तैयार करो तो सीक्वेंस में तैयार, बट कार्य आपको तैयार होना चाहिए कौन कौन से कार्य करते हैं अधिकतम। ठीक है ना, कम से कम 5-7 तो कर ही लो आप। प्रश्न क्रमांक 4, कंपनी के समामेलन से आप क्या समझते हैं? ये इसे भी मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको समझाया है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कंपनी के समामेलन हेतु आवश्यक प्रलेख कौन कौन से होते हैं, नाम बताइए। सिर्फ आपको इस प्रश्न के अंतर्गत नाम बताना है उन आवश्यक प्रलेखों का। ठीक है ना, ये भी मैंने बताया आपको। छठा प्रश्न, पार्षद सीमा नियम में लिखी जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए। पार्षद सीमा नियम में लिखी जाने वाली बातों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, ये भी मैंने अभी आपको समझाया है, आप इसे बढ़िया से तैयार करेंगे, लिखेंगे और उसे याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, पार्षद अंतर नियम की प्रमुख 5 बातों को लिखिए। पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, उन बातों में से प्रमुख 5 बातें लिख दीजिए, ठीक है ना। और अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रविवरण में लिखी जाने वाली प्रमुख 5 बातों को लिखिए। प्रविवरण में भी जो प्रमुख 5 बातें होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। प्रविवरण में क्या क्या लिखा जाता है इसको तैयार करिए, ठीक है। तो अब अगली कक्षा तक के लिए आप तैयारी से रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।